नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एकाधिकार, यानी एकाधिकारी क्या होता है। दूसरा, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे तथा उन मान्यताओं पर भी विवेचना करेंगे जो एक एकाधिकारी प्रतियोगिता में कार्य करती हैं, यानी वो कौन सी शर्तें हैं जिसके अंतर्गत एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण होता है। तो चलिए आइए देखते हैं एकाधिकार क्या है। आप जैसे नाम से ही समझ रहे होंगे कि एकाधिकार का तात्पर्य होता है जब अर्थव्यवस्था में एक विक्रेता हो। जब अर्थव्यवस्था में वन सेलर होता है तो इस सिचुएशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकारी के अलावा जो क्रेताओं की संख्या होती है, यानी बायर्स जो होते हैं, बायर्स की संख्या इसमें अनलिमिटेड होती है, यानी बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि एकाधिकारी यानी एकाधिकार बाजार की वो दशा होती है जहां पर एक विक्रेता होता है, साथ ही साथ अनंत क्रेता होते हैं और एक विक्रेता वस्तु का मूल्य सबसे ऊंचा यहीं पर रखता है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा कि बाजार में एकाधिकारी अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वो दशा है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वो दशा है जहां पर एकाधिकार यानी एक विक्रेता होता है और यहां पर जो इसके द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाता है, इसके द्वारा निर्धारित मूल्य सबसे ज्यादा अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यहीं पर अधिक होता है। तो एकाधिकार में एक वस्तु का विक्रेता एक होता है तथा अनंत क्रेता होते हैं जो उस कमोडिटी को परचेज करते हैं और इसके द्वारा जो बेची जाने वाली वस्तु है वो केवल एक ही विक्रेता के पास उपलब्ध है। तो अगर आप बाजार में इस प्रकार की कई सिचुएशंस देखते हैं तो आप तुरंत बोल देंगे कि ये एकाधिकार की स्थिति है। एकाधिकारी जो फर्म होती है वो एक बार में या तो मूल्य का निर्धारण करती है, या उत्पादन की मात्रा का। एक बार में एक ही चीज का निर्धारण होगा, चाहे वो प्राइस डिटर्मिनेशन कर ले और चाहे वो प्रोडक्शन डिटर्मिनेशन कर दे, आउटपुट डिटर्मिनेशन कर दे। ये दोनों में से एक एक्टिविटी को ही एक बार में कर सकता है, दोनों एक्टिविटी नहीं एक साथ कर सकता है। ये आपका यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया था। यूजीसी नेट में पूछा गया था कि एकाधिकारी क्या एक बार में मूल्य का निर्धारण कर सकता है या उत्पादन का, या दोनों में से एक ही बार में एक क्रिया करता है, या इनमें से दोनों को एक साथ निर्धारित कर सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। इसमें उद्योग जैसी कोई भी नहीं पाया जाता है। जैसे आपने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखा होगा कि उद्योग पाया जाता है और वो उद्योग क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर प्राइस का डिटर्मिनेशन करता है और उस प्राइस को दे देता है किसको, फर्म्स को, और फर्म उस प्राइस पर आउटपुट डिटर्मिनेशन करते हैं, उत्पादन का निर्धारण करते हैं। लेकिन मोनोपोली के अंतर्गत मोनोपोली जो फर्म होती है यही फर्म है और यही उद्योग है। इसमें दो अलग अलग चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एकाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता की सबसे क्लिष्ट दशा है। यानी क्लिष्ट क्यों, क्योंकि यही है जहां पर सबसे ज्यादा मूल्य होता है। चलिए आइए देखते हैं एकाधिकार की मान्यताएं क्या है प्रमुख। सबसे पहली मान्यता, अर्थव्यवस्था में केवल एक सेलर पाया जाता है। यानी एक वस्तु का, यानी वो वस्तु बाजार में अन्य कहीं पर नहीं मिलेगी और उसका एक सेलर्स होगा, केवल एक विक्रेता पाया जाता है। ठीक है,
जो उस वस्तु का उत्पादन करता है और उसका मूल्य का निर्धारण करता है। दूसरा इसकी एजम्पशंस है कंट्रोल ऑन सप्लाई। उसका पूर्ति पर एकाधिकार होता है। वो जब चाहे पूर्ति बढ़ा सकता है, वो जब चाहे पूर्ति को घटा सकता है। यानी वो पूर्ति पर एकाधिकार रखता है और बाजार में कोई अन्य वस्तु नहीं पाई जाती है तो ये एकाधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो बाजार में कितनी वस्तुओं को लाता है, बेचता है या नहीं बेचता है। कंट्रोल ऑन सप्लाई केवल एक विक्रेता का होता है और वो मोनोपोली होता है। अगला है आपके पास नो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में अन्य कोई सब्स्टिट्यूट कमोडिटी अवेलेबल नहीं है कि आप उसकी जगह पर उस वस्तु का प्रयोग कर सको। जैसे आपने सब्स्टिट्यूट कमोडिटी देखा, टी है और टी की जगह आपने कॉफी का यूज कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट है, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन यहां पर मोनोपोली के अंतर्गत जो कमोडिटी बेची जाती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। परिणाम स्वरूप आपको वही मोनोपोली से वही वस्तु खरीदनी पड़ेगी जिस मूल्य पर वो बेचने को तैयार होता है। तो ये पॉइंट आपका नोटेबल हो जाता है कि नो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी यानी स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता बाजार में नहीं होती है। अगली मान्यता इन्होंने स्वीकार किया है कि नो एनदर फर्म विल बी इंटर। मोनोपोली के अंतर्गत कोई अन्य फर्म का प्रवेश संभव नहीं है। केवल एक विक्रेता होता है, वही विक्रेता ही काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कि चाहे जो फर्म एंट्री कर सकती है और चाहे जो फर्म एग्जिट हो सकती है, कोई बैरियर्स वहां पर नहीं होता है। लेकिन मोनोपोली के अंतर्गत आपका देख सकते हैं कि कोई अन्य फर्म एंट्री नहीं कर सकती है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है इसका। नाउ द नेक्स्ट है नो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म। यहां पर जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इंडस्ट्री और फर्म में आपने अंतर देखा होगा, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के इन परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली के अंतर्गत जो मोनोपोली होता है, आपका जो मोनोपोली होता है, जो एकाधिकारी होता है, वो एकाधिकारी ही फर्म होता है, वो एकाधिकारी ही इंडस्ट्री होता है। यानी दोनों का रोल मोनोपोली फर्म ही अदा करता है, अन्य कोई नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट इसके तथ्य हैं जो आपने मान्यताएं देखी। इन मान्यताओं से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत केयरफुली आप हैंडल करिएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। अब हमारी बात आती है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता की आपने अभी तक दशा देखी। अपूर्ण प्रतियोगिता की एक विशिष्ट दशा थी जिसमें हम एकाधिकार की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो इस एकाधिकार में जो आगम रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है? परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो आगम रेखाएं होती हैं दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, आधार अक्ष के समांतर होती हैं। आपने परफेक्ट कंपटीशन में यह देखा होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपने ऐसा देखा होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों बराबर होते हैं और जो आपके पास डिमांड कर्व होता है, आगम रेखाएं होती है औसत और सीमांत, वो आधार अक्ष के समांतर होती है। यानी मूल्य स्थिर रहता, चाहे जितनी वस्तुओं का आप उत्पादन बढ़ा सकते हो चाहे उत्पादन घटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक विशेष दशा होती है कि प्रत्येक अगली इकाई को बेचने के लिए, मान लीजिए प्रथम इकाई आपकी है, फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट को का जो प्राइस है वो है 10 प्राइस है। अगली इकाई को बेचने के लिए एक एकाधिकारी क्या करता है, लगातार वस्तु का मूल्य कम करता चला जाता है। तीसरी इकाई को बेचने के लिए यहां पर मूल्य कम करके उसने 8 कर दिया। चौथी इकाई को बेचने के लिए उसने मूल्य
और कम कर दिया है, और वो कितना कर दिया, 7 कर दिया। तो इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार के अंतर्गत प्रत्येक अगली इकाई को बेचने के लिए एकाधिकारी फर्म द्वारा लगातार वस्तु का मूल्य कम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने नेचर देखा होगा एवरेज रेवेन्यू का, इस प्रकार का नेचर यहां पर पाया जाता है। और इस जब प्राइस लगातार अगली यूनिट का डिक्लाइन करता जाएगा, तो इससे हम लोग जब टोटल रेवेन्यू पाते हैं, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और घटने लगता है। और इसके आधार पर जब हम मार्जिनल रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू के आधार पर जब हम मार्जिनल रेवेन्यू का कैलकुलेशन करते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू की अपेक्षा जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो तेजी से डिक्लाइन होती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो आगम रेखाएं होती हैं, यानी आपकी आगम रेखाएं AR औसत आगम रेखाएं तथा MR सीमांत आगम रेखाएं होती हैं, दैट हैव द निगेटिव स्लोप, उनकी ढाल ऋणात्मक पाई जाती है। क्यों? इसका कारण है कि एक एकाधिकारी फर्म प्रत्येक अगली इकाई को बेचने के लिए प्रत्येक अगली इकाई को बेचने के लिए लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम करता चला जाता है। इसलिए AR एंड MR दैट हैव द निगेटिव स्लोप। आप यहां पर रेखा चित्र में देख सकते हैं कि यहां पर आधार अक्ष पर आउटपुट को लिया गया है तथा लंब अक्ष पर हमने क्या लिया है, आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू लाइंस को लिया गया है। तो यहां पर अभी हम कॉस्ट का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल रेवेन्यू लाइंस की हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो AR जो आपने देखा होगा कि AR रेखा जो होती है दैट हैव द निगेटिव स्लोप, और AR रेखा को आप मूल्य रेखा भी कह सकते हैं, AR रेखा को आप डिमांड लाइन भी कह सकते हो। ठीक है, तो औसत आगम रेखा ही मूल्य रेखा होती है, ही मांग रेखा होती है। दैट हैव द निगेटिव स्लोप, वही परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आपका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है इन द परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, रेवेन्यू लाइंस की बात करते हैं। तो MR जो होती है वो MR लाइन भी निगेटिव स्लोप धारित करती है, लेकिन AR की अपेक्षा MR का स्लोप डबल होता है, यानी स्लोप ऑफ MR, ठीक है, ये दुगना होता है किसके, AR के स्लोप ऑफ AR के स्लोप के ये दुगना होता है MR का स्लोप। ये पॉइंट आप बहुत केयरफुली आप देखिएगा, ऐसे होता है, यानी जो आपका MR का स्लोप हो, सॉरी ये आपका 2 ही होगा, ये आपका 2 टाइम्स होता है यानी AR के स्लोप का, यानी AR जिस स्पीड से गिरता है उसकी अपेक्षा MR दुगनी स्पीड से गिरता है, यानी 2 टाइम्स मोर, यानी दुगनी स्पीड से आपका गिरता है MR। तो ये आपको यहां पर रिलेशनशिप याद रखना होगा। ठीक है, जब MR शून्य होता है तब भी AR आपका धनात्मक बना रहता है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था एक बार। नाउ द नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, अल्पकाल में संतुलन कैसे निर्धारित होगा एकाधिकार के अंतर्गत, आइए देखते हैं। आपको मैंने बताया कि प्रोफेसर मार्शल ने समय का डिवीजन किया था। तो अल्पकाल वो समय होता है, ठीक है, वो समय होता है जब एक उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वो मांग के अनुसार पूर्ति कर सके, मांग के अनुसार पूर्ति कर सके, इतना समय नहीं होता, मांग के अनुसार पूर्ति कर सके, इतना समय नहीं होता, इसी को हम लोग अल्पकाल कहते हैं। तो अल्पकाल में एक फर्म को 3 सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। पहला होता है असामान्य लाभ की स्थिति, पहली दशा। दूसरी कंडीशन होती है आपकी हानि की अवस्था, इन द स्टेज ऑफ लॉस। और तीसरा आपका होता है
सामान्य लाभ की अवस्था। तीन सिचुएशंस पाई जाती है जब मोनोपोली द्वारा निर्धारित वस्तु का मूल्य यानी प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यानी उनकी प्रति इकाई लागत से वस्तु का निर्धारित मूल्य ज्यादा होता है, तो हम असामान्य लाभ की स्थिति की विवेचना करते हैं। हानि की अवस्था वो होती है जब एकाधिकारी फर्म द्वारा निर्धारित वस्तु का मूल्य उनकी औसत लागत से कम होता है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि एकाधिकारी को हानि क्यों होती है। कभी कभी बाजार की ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि आपका जो मूल्य होता है वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स के कारण बहुत कम हो जाता है और आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मोनोपोली, मोनोपोली द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन नहीं, कभी कभी बाजार सिचुएशंस पे अल्पकाल में कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपको प्राइस डिक्लाइन करने पे मजबूर कर देता है, तब ऐसा हो सकता है और आप अल्पकाल में अपनी फर्म को नहीं बंद करेंगे। और तीसरा आपका सामान्य लाभ होता है जहां पर प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। तो ये मैंने अल्पकाल में तीन स्थितियों की विवेचना की कि एकाधिकारी फर्म को भी अल्पकाल में हानि का सामना करना पड़ता है। सामान्य लाभ निश्चित है, असामान्य लाभ निश्चित है, लेकिन हानि की स्थिति एक थोड़ी सी अजीब बात हो जाती है। लेकिन अल्पकाल में एक फर्म के लिए ऐसी स्थिति आती है। तो चलिए सबसे पहले आज ये हम डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज में शॉर्ट रन के अंतर्गत अल्पकाल के अंतर्गत वो ये तीनों सिचुएशंस में कैसे प्राइस तथा आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है। यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की मैं बात करता हूं, असामान्य लाभ की बात करता हूं। असामान्य लाभ बाजार की वो दशा होती है जब किसी वस्तु का जो मूल्य होता है दैट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यानी एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु का मूल्य ज्यादा रखता है जबकि उसकी एवरेज कॉस्ट कम होती है। तो जब ऐसी सिचुएशंस बाजार में आपको दिखाई पड़ती है तो आप समझ जाइएगा कि दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन है, यानी अल्पकाल के अंतर्गत ये पहली कंडीशन है और जिस फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। चलिए रेखा चित्र में आधार अक्ष पर आपने आउटपुट को लिया है तथा लंब अक्ष पर हमने कॉस्ट को और आपका एंड रेवेन्यू को लिया गया है। अब आपने देखा होगा कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू लाइंस है दैट हैव द निगेटिव स्लोप और इसी को आप डिमांड लाइन भी कह सकते हो। नाउ द नेक्स्ट है आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है एमआर, एमआर लाइन है जो निगेटिव स्लोप की है। तो ये आपका एकाधिकार के अंतर्गत आता है। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर यह होता है कि एकाधिकार के अंतर्गत एआर की ढाल ज्यादा होती है जबकि एकाधिकारी में प्रतियोगिता के अंतर्गत इसकी ढाल कम होती है, यानी जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता होती है उसमें ढाल कम होती है और एकाधिकार में ढाल ज्यादा होती है। असामान्य लाभ की स्थिति के अंतर्गत ये आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। देखिए ये आपके पास मूल्य है, मूल्य से औसत लागत यानी अल्पकालीन औसत लागत कम पाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मूल्य से औसत लागत कम है, यानी असामान्य लाभ की ये विशेष लक्षण होते हैं। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक होता है कि जो अल्पकालीन औसत लागत रेखा होती है वो आपके एवरेज रेवेन्यू से नीचे पाई जाती है। ठीक है, ये आपके पास सीमांत लागत रेखा है, अल्पकालीन सीमांत लागत रेखा है, अल्पकालिक सीमांत लागत रेखा, अल्पकालिक औसत लागत रेखा, अल्पकालिक सीमांत लागत रेखा औसत लागत रेखा के न्यूनतम बिंदु से काट करके जाती है। अब संतुलन वहां पर होगा जहां पर एम आर इक्वल टू एम सी है। आप इस डॉटेड पॉइंट यानी ई पॉइंट पर आप देख सकते हो कि ई पॉइंट पर एम आर इक्वल टू एम सी है। ई आपका संतुलन बिंदु है जहां पर एम आर और एम सी
दोनों बराबर है। ठीक है, संतुलन के लिए सीमांत आगम तथा सीमांत लागत दोनों बराबर होना चाहिए। और ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि सीमांत लागत का ढाल धनात्मक होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं संतुलन के लिए, बहुत केयरफुली याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहली कंडीशन तो है कि एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सीमांत लागत का ढाल धनात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक स्लोप का अगर सीमांत लागत है तो उस पॉइंट पर आप संतुलन की स्थिति को नहीं रख सकते। चलिए दूसरे स्टेज अब देखते हैं, दूसरी कंडीशंस क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इस ई पॉइंट से मैं लंब डाल दूं तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। मैंने लंब डाला, लंब डालने के बाद ओ एक्स मुझे आउटपुट प्राप्त होता है। ओ एक्स आपका आउटपुट हो जाता है। ठीक है, ये आपका उत्पादन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, संतुलन बिंदु से सदैव लंब डालने पर मुझे संतुलित उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो जाती है। अब इसी को मैं अगर ऊपर की ओर खींचता हूं तो देखो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को ए पॉइंट पे कट कर रहा है तथा डिमांड रेखा को आपका A1 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं लंबच से मिला देता हूं दोनों लाइंस को तो आपका ऊपर वाला हो जाता है P1 और नीचे वाला पार्ट हो जाता है P2। अब आप देख सकते हो यहां पर कि एक्स A1 तथा ओ P1 प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स A1 या ओ P1 ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, मूल्य को। वहीं एक्स ए या ओ P2 किसको रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को, जिसे आप एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हो। अब यहां पर आप क्या कह सकते हो कि यहां पर आप कह सकते हो कि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। जो प्राइस का मान है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, यानी असामान्य लाभ की सिचुएशंस यहां पर प्रूफ हो रही है। आप देख सकते हो कि ये जो आपका पास पार्ट है, ये आपका पार्ट यहां से यहां तक देख सकते हो, ये पर यूनिट प्रॉफिट है। आपका क्या है, A1 या आपका कह सकते हो कि P2A1, ये आपका पर यूनिट प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर मैं पर यूनिट प्रॉफिट को टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं, पर यूनिट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाई टोटल आउटपुट OX से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। और यहां पर टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है आपका चतुर्भुज A P2P1A1, चतुर्भुज A P2P1A1, ये आपका टोटल असामान्य लाभ है, टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये आपका सारी सिचुएशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की, बहुत केयरफुली इसको देखिएगा। चलिए आते हैं दूसरे स्टेज पर। दूसरा है लॉस की दशा, हानि की अवस्था। अब आप समझ सकते हो कि एक फर्म को हानि कब होती है। एक फर्म को हानि तभी होगी जब उसके द्वारा निर्धारित मूल्य उसकी औसत लागत से कम हो जाए। अगर ये सिचुएशंस मिलती है तो आप कह सकते हो कि एक फर्म को लॉस हो रहा है, यानी मूल्य कम होता है और औसत लागत अधिक। मान लीजिए अचानक गर्मी पड़ जाए, ठीक है, लोग चाय की डिमांड कम कर दें तो दूध तो मार्केट पे क्या हो जाता है, दूध की लागत तो वही है लेकिन आपको दूध खराब हो जाएगा, अल्पकाल है। जब दूध खराब हो जाएगा, अल्पकाल है, तो आप कहोगे अरे कुछ भी बिके कोई भी रेट में। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको प्राइस डिक्लाइन करना पड़ता है। सब्जियां ले लो, हरी सब्जियां, ठीक है, मार्केट में नहीं डिमांड है, आपने प्राइस कम किया क्योंकि अल्पकाल है, खराब हो जाएंगी वस्तुएं। तो अल्पकाल में एक मोनोपोली को भी लॉस का सामना करना पड़ता है। यानी लॉस कंडीशन वो है जब एवरेज कॉस्ट का मान यानी उसकी लागतें उसके मूल्य से ज्यादा होती हैं। ये आप देख सकते हो आधार अक्ष पर वही चीज हमको मैंने लिया है, यहां पर एक्स अक्ष पर आउटपुट को तथा वाई अक्ष पर हमने क्या लिया है, वाई अक्ष पर हम लोगों ने लिया है आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू को। ये आपके पास AR रेखा है,
इसे आप लोग प्राइस लाइन भी कह सकते हो और इसे आप लोग डिमांड रेखा भी कह सकते हो। अब आपका ये निगेटिव स्लोप का है, ये आपका एम आर है, मार्जिनल रेवेन्यू लाइंस है। तो देखिए ये आपकी मूल्य रेखा है, यही आपकी डिमांड रेखा, यही औसत आगम रेखा है। अब देखिए जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो क्या है, वो देखिए आपके मूल्य रेखा से ऊपर की ओर है। जब मूल्य रेखा से ऊपर की ओर है तो आप क्या कहोगे कि ये जो शॉर्ट रन आपके पास है ये आपकी लागत ज्यादा है जबकि उसका मूल्य कम है। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए, आपने देखा होगा इसके पूर्व कि अगर यहां से एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होती तो आप कह देते, निश्चित रूप से आप कह देते कि आपकी इकोनॉमी में क्या हो जाता, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन ये लॉस की स्टेज है जिसमें आप कह सकते हो कि एआर के ऊपर एसएसी है। अब सीमांत लागत रेखा को भी खींच लिया गया है, एसएमसी सीमांत लागत रेखा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका हो जाता है, ये पॉइंट है आपका ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि ई जो आपका है, ई आपका संतुलन बिंदु क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो दशाएं पूर्ण हो रही हैं। पहली दशा कि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है और दूसरी कंडीशन है कि द स्लोप ऑफ एमसी, एमसी का ढाल जो है वो धनात्मक है, एमसी का ढाल धनात्मक है। तो ये दो कंडीशन संतुलन की पूरी हो रही हैं, अतः ई पॉइंट आपका संतुलन है। अगर मैं यहां से लंब डाल देता हूं तो मुझे संतुलित उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो ओ एक्स आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट है। ठीक है, अब इसको ऊपर मैं बढ़ा देता हूं। अगर मैं उसको बढ़ाता हूं तो आपका x का a1 एंड b1 पॉइंट पर ये कट करता है। अगर इसको मैं a1 और b1 पॉइंट को लंब से मिला देता हूं तो मुझे मिल जाता है आपका p1 एंड p2 पॉइंट। अब देखो x a1, x a1 या आपका o p1 ये क्या हो जाएगा, ये आपका है प्राइस, ये आपका मूल्य है। आपका x b1 या आपका ओ p2 ये क्या है, एवरेज कॉस्ट है, औसत लागत है। अब यहां पे आप देख के क्या कह सकते हो कि एवरेज कॉस्ट जो है वो ज्यादा है मूल्य से, एवरेज कॉस्ट का मान ज्यादा है मूल्य से, अतः फर्म को हानि हो रही है। अब आप कह सकते हो कि A1 B1 अगर एवरेज कॉस्ट में से मूल्य को घटा दोगे तो ये प्रति इकाई लागत आपको निकल आएगी, यानी प्रति इकाई हानि आपको निकल आएगी, सॉरी प्रति इकाई लागत मैंने बोला, प्रति इकाई लॉस निकल आएगा इसको। तो आपका क्या हो जाएगा, A1 B1 या आप कह सकते हो P1 P2 ये हो जाएगा पर यूनिट लॉस कहलाता है। और अगर पर यूनिट लॉस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं आउटपुट से तो मुझे टोटल लॉस मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, टोटल लॉस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल लॉस कैलकुलेट करने के लिए अब मैं क्या करता हूं, चतुर्भुज आप देख सकते हो, ये आपका येलो का आपका हुआ, तो यानी चतुर्भुज आपका P1 P2 B1 A1 ये आपका टोटल लॉस को दर्शा रहा है। इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, सामान्य लाभ बाजार की वो दशा होती है जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल सॉरी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं जो प्राइस होता है उसी के बराबर एवरेज कॉस्ट होती है। जब फर्म का एवरेज प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होता है तो ये सिचुएशन हम देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं सामान्य लाभ क्या है। तो वही आप देख सकते हो कि आपका औसत आगम रेखा है, आपका सीमांत आगम रेखा है। ठीक है, दोनों निगेटिव स्लोप के हैं। अब ये देखिए कि जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो देखो टेंजेंट इसे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर होता तो लॉस का स्टेज होता, अगर इसके नीचे होता तो आपका क्या हो जाता, सामान्य लाभ की अवस्था होती। अब मैं सीमांत लागत रेखा को लाता हूं तो सीमांत लागत रेखा है, सीमांत लागत रेखा आपका
जो अल्पकालीन औसत लागत रेखा है इसके लोअर पॉइंट से कट करके जा रहा है। अब देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्यों ई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? ठीक है, ये संतुलन बिंदु होने की दो दशाएं होती हैं। ठीक है, पहली दशा है कि एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, वो यहाँ पर है। और दूसरी दशा है कि स्लोप ऑफ एम सी शुड बी पॉजिटिव, तो जो एम सी का स्लोप है वो धनात्मक होना चाहिए, वो भी है। अतः ई संतुलन बिंदु है। यहां से मैंने लंब डाला, लंब डालने के बाद ओ एक्स आउटपुट हो जाता है, ओ एक्स आपका आउटपुट हो जाता है। आपका एक्स ए आपका इधर कर दीजिए ओपी, यानी एक्स ए या ओपी आपका क्या हो जाता है? प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट। अब देखो प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, ये हम आराम से कह सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने अल्पकाल की स्थितियां आपके साथ डिस्कस किया कि अल्पकाल क्या होता है तथा अल्पकाल के अंतर्गत एक मोनोपोली फर्म को तीन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है: असामान्य लाभ, हानि तथा सामान्य लाभ। अब हम बात करते हैं दीर्घकाल की बात। तो दीर्घकाल जब उत्पादक के पास इतना समय होता है, जब उत्पादक के पास इतना समय होता है कि मांग के अनुसार पूर्ति कर सके, तो उसे हम लोग दीर्घकाल कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई कर सके। लेकिन अल्पकाल में एक उत्पादक के पास, एक अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता कि वो मांग के अनुसार पूर्ति कर सके। तो याद रखिएगा, अल्पकाल में उसे एक बार हानि मिलती है, लेकिन दीर्घकाल में कभी भी एक अधिकारी को हानि नहीं होती है। दीर्घकाल में तीनों दशाओं में असामान्य लाभ ही मिलता है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लागत वक्र कैसा होता है। दीर्घकाल के अंतर्गत एक एकाधिकारी फर्म का लागत कर्व कैसे होता है, इस पर बात करेंगे। तो देखिए, आपकी जो लागत कर्व होती है, आपका LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है, दैट हैव द यू शेप, यू आकार का ये पाया जाता है, आप ये जानते होंगे। इसके न्यूनतम पॉइंट से आप जानते हो कि क्या, कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कट करके जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा ये भी यू शेप का होता है और इसके न्यूनतम बिंदु से कट करके जाती है। तो लागत वक्र आपने जाना कि यू आकार का पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखिए लागत वक्र की। पहली विशेषता होती है कि यहां पर देखिए कि एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है और मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है, तो इसे मैं फेज 1 कहूंगा। फेज 1 वो वह चरण होता है जब औसत लागत डिक्लाइन करता है, देखिए एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है और मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है। तो जब आपका एवरेज कॉस्ट तथा मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करता है, तो इसे हम लोग फेज 1 की संज्ञा देते हैं। यानी जब लागतें आपकी लगातार कम होती रहती हैं, तो इस स्थिति को आप लोग क्या कहते हो? इस स्थिति को हम फेज 1 कहते हैं। दूसरी स्थिति होती आप इस पॉइंट पर जहां पर AR आपका LMC LAC के बराबर है, यहां पर आप क्या कह सकते हो कि यहां पर LMC इक्वल टू LAC है। यानी यहां पर आपकी जो औसत आपके पास लागत रेखा है, आपकी सीमांत लागत रेखा, दोनों बराबर हैं, कुछ ऐसा कहोगे। LAC इक्वल टू LMC कहोगे, कह दोगे। ठीक है, और तीसरा फेज आप देख सकते हो, तीसरा फेज ये है जब आपकी औसत लागत रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है तथा सीमांत लागत रेखा भी ऊपर की ओर बढ़ती है, लेकिन औसत लागत रेखा की अपेक्षा सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है। तो ये आपका फेज 2 था, ये आपका फेज 2 था और ये आपका फेज 3 था। ठीक है, 3 फेज पर है। तो पहले फेज पर एक मोनोपोली को क्या सिचुएशंस होंगी,
इस पर हम बात करेंगे। फिर फेज नंबर 2 के अंतर्गत जब लागतें स्थिर रहती हैं तो एक मोनोपोली को कैसे आउटपुट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। एंड फेज 3 के अंतर्गत हम बात करेंगे कि आखिर जब लागतें बढ़ने लगती हैं तो एक मोनोपोली को क्या लाभ होगा तथा आउटपुट तथा प्राइस का मान क्या होगा। तो चलिए तीनों फेजों का सामना एक मोनोपोली फर्म दीर्घकाल में करता है। चलिए पहला आपने फेज देखा होगा, फेज 1 मैं इसको कह सकता हूं। फेज 1, फेज 1 क्यों फेज 1 है? जब लागतें घट रही होंगी, यानी एवरेज कॉस्ट आपकी घट रही होती है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट घट कर रही होती है। बस अंतर यह होता है कि मार्जिनल कॉस्ट तेजी से घटती है तथा एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे घटती लेकिन दोनों है। तो ये फेज 1 होता है। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि ये आपके पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है, जिसे आप लोग डिमांड कर्व एंड प्राइस कर्व भी कह सकते हो। ये आपके पास सीमांत आगम वक्र है और सीमांत आगम वक्र दैट हैव द निगेटिव स्लोप जो AR के आधार पर खींची जाती है। अब मैं बात करता हूं ये ब्लैक कलर से, ये आपके पास एवरेज कॉस्ट लाइन है, ठीक है। और इसी के आप पॉइंट से देखिएगा, ये ब्लैक कलर की जो सेकंड है ये मार्जिनल कॉस्ट लाइन है, ठीक है। तो घटती हुई लागतों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए AC वक्र तथा MC वक्र दैट हैव द निगेटिव स्लोप, ये ऋणात्मक ढाल का होता है। अब वही कंडीशन लगाइए, संतुलन की कंडीशन लगाइए। संतुलन वहां पर होगा जहां पर, अब यहां पर कंडीशन लगेगी क्योंकि लागतें घट रही, तो यहां पर एक आपका एक ही कंडीशन लगेगी, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर MR इक्वल टू MC है, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत दोनों बराबर है। तो आपका E संतुलन पॉइंट हो जाएगा जहां पर MR इक्वल टू MC है। दूसरी कंडीशन नहीं लागू करेंगे, ठीक है। यहां से लंब डाल देते हैं, लंब डालते हैं तो OX आपका उत्पादन मिल जाता है, तो OX आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है। अब इसी को ऊपर बढ़ाते हैं तो ये 2 पॉइंट पर कट करती है, एक तो एवरेज कॉस्ट को कट करती है A पॉइंट पर और प्राइस लाइन को कट करती है B पॉइंट पर, ठीक है। तो आप कह सकते हो XA आपका क्या है, और औसत लागत है, दीर्घकालीन औसत लागत है, LAC कह सकते हैं। और आपका XB क्या है, प्राइस है। तो आप यहां पर रिजल्ट क्या कहोगे कि प्राइस का मान ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, यानी प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, प्राइस का मान एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, यानी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, आप कह सकते हो, ठीक है। जब प्राइस का मान ज्यादा है तो आपके पास AB क्या होगा, AB क्या होगा, पर यूनिट प्रॉफिट है, पर यूनिट प्रॉफिट है, ठीक है। तो चलिए इसको लंब अक्ष से मिला देते हैं, तो लंब अक्ष से मिलाने के बाद हमें ये P1 मिल जाता है, तो ये एक आपका चतुर्भुज बन जाता है और ये आपका शेडेड पार्ट है, यानी चतुर्भुज आपका P1 AB दैट विल बी टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है। तो दीर्घकाल के अंतर्गत फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है घटती हुई लागतों के अंतर्गत। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है स्थिर लागतों के अंतर्गत फेज 2, फेज 2 की बात करते हैं, स्थिर लागतों के अंतर्गत, घटती हुई लागतों के अंतर्गत, ठीक है, सॉरी स्थिर लागतों के अंतर्गत हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपका AR कर्व है, इसी के आपसे जाते सीमांत आगम वक्र है। अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास LAC इक्वल टू LMC है, यही आपको स्थिर लागतों को दर्शा रहा है। फेज 2 स्थिर लागतों के अंतर्गत आप देख सकते हो कि LAC इक्वल टू LMC हो जाता है, ठीक है। LAC इक्वल टू LMC पाया जाता है। चलिए संतुलन निकालते हैं, तो ये आपका पॉइंट E पॉइंट आपका संतुलन होगा। क्यों संतुलन होगा, वही कंडीशन कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है,
ठीक है, यहां से लंब डाल देते हैं, तो लंब डालने के बाद OX आपका आउटपुट होता है, ये आपका आउटपुट है। इसको ऊपर बढ़ाते हैं तो आपका XA का आपका क्या है, प्राइस है, एंड XE क्या है, एवरेज कॉस्ट है। अब क्या कर सकते हो कि प्राइस देखो ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, देखो ये प्राइस लाइन है। XA आपके पास क्या है, प्राइस है। XE आपका क्या है, औसत लागत है, दीर्घकालीन औसत लागत है। तो आप क्या कह सकते हो कि AE क्या है, पर यूनिट प्रॉफिट है, पर यूनिट प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब ये इसको आप क्या कहोगे, पर यूनिट प्रॉफिट कहोगे। अब जब इसको लंब अक्ष से मैं मिला देता हूं तो ये आपका हो जाता है P एंड ये P1। तो अब आपके पास एक चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, चतुर्भुज आपका बन जाता है, कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज आपका हो जाता है P1 आपका EA, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट है वो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि प्राइस का मान ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। तो यहां पर भी स्थिर लागतों के अंतर्गत भी एक एकाधिकारी फर्म को क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है आपके पास फेज 3, बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत, बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत। ठीक है, जब बढ़ती लागतें होती हैं तो एवरेज कॉस्ट का मान बढ़ता है, सीमांत लागत का मान भी बढ़ता है। दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप, धनात्मक आकार की ये रेखाएं होती हैं, यानी AC और MC धनात्मक आकार का हो जाता है। देखो ये आपका है क्या, एवरेज रेवेन्यू, ये आपका है मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो ये आपकी क्या है, एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। और सीमांत लागत, सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है, तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो ये देखो बढ़ती लागतों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से, बढ़ती लागतों को। ठीक है, चलो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा, जहां पर संतुलन होगा, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। E आपका संतुलन बिंदु है, जहां पर MR इक्वल टू MC हो जाता है। ठीक है, MR इक्वल टू MC हो जाता है। अब यहां से अगर मैं लंब डाल देता हूं तो लंब डालने पर OX आपका आउटपुट हो जाता है, OX आपका आउटपुट हो जाता है। इसको ऊपर मैं अगर बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो आप देखिए मूल्य रेखा को A पॉइंट पे कट कर रही है, तो XA क्या होगा, मूल्य होगा। और यहां पर देखिए एवरेज कॉस्ट को B पॉइंट पे कर रहे हैं, तो XB क्या होगा, ये XB औसत लागत है। इस प्रकार ये जो आपका AB पोर्शन है ये पर यूनिट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसको लंबच से जोड़ देते हैं, तो आपका यह हो जाएगा P, ये आपका हो जाएगा P1। तो एक बड़ा चतुर्भुज आपको मिल जाता है। तो आप क्या कह सकते हो कि आउटपुट हो गया AB जो आपका है वो पर यूनिट प्रॉफिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्राइस यहां पर ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। तो प्राइस जब एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। और आपका जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज आप देख सकते हो, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज, P1BA, ये आप चतुर्भुज देख सकते हो। ये चतुर्भुज आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल प्रॉफिट को दर्शाता है। तो इस प्रकार तीनों सिचुएशंस में, ठीक है, एक एकाधिकारी फर्म को दीर्घकाल के अंतर्गत घटती लागतों के अंतर्गत भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, स्थिर लागतों के अंतर्गत भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, और बढ़ती लागतों के अंतर्गत भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। केवल एक मोनोपोली को अल्पकाल में एक जगह पर हानि की स्थिति का सामना करना पड़ता है, बाकी कहीं पर भी उसको हानि नहीं होती। तो आज के हमने इस वीडियो लेक्चर्स के अंतर्गत देखे कि कैसे एक एकाधिकारी फर्म मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण अल्पकाल में करती है तथा दीर्घकाल में। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे या ग्रुप के माध्यम से आप हमें जरूर करेंगे, अपने प्रश्नों को पूछेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के लाइव लेक्चर में। सो मच थैंक यू।